चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं उस चर्चा से जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार के उस इंटरव्यू की जो उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम यानी कि देवेंद्र फडणवीस के साथ लिया है। इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, आप लोगों को नहीं लगता है कि हमें भी अपना रोल अब बदल लेना चाहिए? अब कोई अगर इंटरव्यू कर रहा है, पॉडकास्ट कर रहा है, तो हमें भी एक्टिंग में आजमा लेना चाहिए। बात तो वैसे ठीक कह रही हैं आप, बड़ा अच्छा पॉइंट है। कोशिश कर सकते हैं, है ना? रोल स्वैप, हाँ रोल स्वैप करना चाहिए। तो किसके साथ करना चाहेंगे आप? देखिए, आपको पसंद तो कोई और है लेकिन नाम ले नहीं सकते क्योंकि मैं शाहरुख नहीं बन सकती हूँ और ना मैं बनना चाहूंगी। लेकिन हाँ, मतलब मैं कोई अब बनना नहीं चाहूंगी क्योंकि अब समय बहुत बदल गया है। मैं चाहूंगी जो हूँ बस वो रियल एक्टिंग हो और कंटेंट हो। लेकिन चलिए, ये तो बात की बात है। अभी बात जिसकी हो रही है और चर्चा जिसकी हो रही है उसकी बात कर लेते हैं। इस इंटरव्यू की बहुत चर्चा हो रही है, आपको हम दिखाएंगे। लेकिन इस इंटरव्यू में अक्षय के मन की एक दुविधा को जरूर सबके सामने ला दिया गया है। दुविधा ये कि अक्षय विलन का रोल करें या फिर ना करें। ये वैसे ऑडियंस बता सकती है, लेकिन इसमें क्या हुआ है वो बताते हैं। दरअसल इस इंटरव्यू के बीच में अक्षय ने सीएम से एक सवाल किया। वो सवाल था कि क्या मुख्यमंत्री उन्हें यानी अक्षय कुमार को किसी विलन के रोल में देखना चाहेंगे। इस सवाल पर महाराष्ट्र के सीएम ने अक्षय को क्या सलाह दी है वो सुनते हैं। मुंबई में मंच तो सजा था फिक्की फ्रेम्स का। इंटरव्यू ले रहे थे अक्षय कुमार और उनके सामने मौजूद थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। तमाम विषयों पर सीएम से सवाल कर रहे अक्षय कुमार ने इस दौरान अपने अंदर चल रही एक उथल पुथल भी उनके सामने जाहिर कर दी और लगे हाथों उनकी राय भी मांग ली। पूरा माजरा क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए अक्षय कुमार ने सीएम से क्या सवाल किया। तो मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं सर, मैं एक फिल्म कर रहा हूं जिसमें मैं एक नेगेटिव रोल कर रहा है, तो करूं या नहीं करूं? अभी मैं विचार कर रहा हूं क्योंकि वो एक नेगेटिव फिल्म, मतलब मैं एक रोल कर रहा हूं जिसके पिक्चर का नाम ही है हैवान। तो मैं, लेकिन उसमें ये है कि मैं हार जाता हूं। हैवान जो है वो हार जाता है, तो कर लेना चाहिए। ठीक है आपके हिसाब से। हैवान साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की सुपरहिट मलयालम मूवी ओप्पम की रीमेक है। हैवान में अक्षय कुमार और सैफ अली खान 18 साल बाद एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने जा रहे हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन प्रियदर्शन कर रहे हैं और इसकी शूटिंग इन दिनों जारी है। फिल्मों में आमतौर पर हीरो का किरदार निभाने वाले अक्षय कुमार हैवान में विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें हीरो हैं सैफ अली खान। सवाल है कि अक्षय कुमार ने हैवान फिल्म साइन कर ली है, इसकी शूटिंग भी वो शुरू कर चुके हैं। फिर ये सवाल उन्होंने सीएम से अब क्यों पूछा? शायद अक्षय को यह संदेह रहा होगा कि उनके इस नेगेटिव किरदार से फैंस के बीच गलत संदेश तो नहीं जाएगा। हालांकि उन्होंने ये बताकर अपने अंदर का मलाल दूर करने की कोशिश जरूर की कि फिल्म में हैवान की आखिरकार हार होती है। अक्षय के अंदर कहीं ना कहीं शायद ये संदेह रहा होगा कि दर्शक उन्हें विलन के रूप में उतना प्यार देंगे या नहीं जितना हीरो के तौर पर देते हैं। शायद उन्हें डर लग रहा होगा कि सैफ का किरदार उन पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि 18 साल पहले अक्षय और सैफ ने जितनी भी फिल्में एक साथ की थीं, उन सभी फिल्मों में अक्षय कुमार सैफ पर भारी पड़ते रहे थे। लिहाजा अक्षय ने सीएम फडणवीस से अपने अंदर की कंफ्यूजन दूर करने के लिए उनसे सवाल पूछ लिया कि उन्हें यह फिल्म करनी चाहिए या नहीं। खैर, आइए आपको सुनवाते हैं फडणवीस ने अक्षय कुमार के इस सवाल पर क्या जवाब दिया। करना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं तो ऐसा कहता हूं कि आपके जैसे वर्सेटाइल एक्टर ने हर रोल करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी एक्टर के लिए व्हाट इज अकम्प्लिशमेंट, तो हर प्रकार के रोल करना और हर रोल में मतलब कई हमने ऐसी पिक्चर भी देखी है ना कि जिसमें हालांकि विलन आखिरी में हार जाता है, लेकिन कई बार विलन हीरो से ज्यादा इंपैक्ट छोड़कर चला जाता है, तो वो दैट इज क्रिएटिविटी। तो मुझे लगता है कि आपने करनी चाहिए, लेकिन ज्यादा फिल्में आप हीरो करके करिए। सीएम के इस जवाब से अक्षय कुमार को जरूर तसल्ली मिली होगी, क्योंकि एक सच्चा कलाकार किरदार से कभी नहीं बंधता। वो हर तरह की भूमिका निभाकर
अपने अंदर के कलाकार को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलो अब ये सवाल हम भी पूछ लेते हैं आप सबसे। विलन में आप अक्षय को देखना चाहेंगे कि नहीं? आई थिंक एक्टर किसी भी तरह का किरदार निभा सकता है, विलन और हीरो दोनों, व्हाई नॉट। मुझे भी लगता है ये। और अक्षय कुमार मुझे लगता है विलन में अच्छे लगेंगे। क्योंकि वो एक्शन अच्छा करते हैं ना, और सारा खुद ही करते हैं। सबसे अच्छी तो कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, नो डाउट। टाइमिंग अच्छी है उनकी। और वो टफेस्ट है भाई, कॉमेडी करना इतना आसान नहीं होता है। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में अभी कपिल का जो शो आया था उसमें वो कह रहे थे, सबकी तारीफ कर रहे थे पूरे कपिल के शो में जितने भी लोग हैं, और वो ये कह रहे थे कि जितने भी जॉनर्स है फिल्म इंडस्ट्री में, जो कॉमेडी है दैट इज द टफेस्ट, और इन सब के लिए अवार्ड अलग से होना चाहिए। यस। तो चलिए, देवेंद्र फडणवीस ने अक्षय कुमार से खास सवाल का उनका जवाब दिया। दरअसल अक्षय ने मुख्यमंत्री साहब से पूछा कि उन्हें किस फिल्म ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, तो इस पर सीएम बोले कि उन्हें खासकर नायक फिल्म ने काफी ज्यादा प्रभावित किया था, क्योंकि उस फिल्म ने उनके लिए समस्याएं खड़ी कर दी थी। क्यों? देखिए। आज मुझे मौका मिला है, ये जिंदगी में मेरा सेकंड टाइम है जो मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूं। पहली बार मुझे मौका मिला था प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लेने के लिए, और अब मुझे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का इनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला है। तो सर, मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था प्रधानमंत्री जी से कि आप आम कैसे खाते हैं, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन सर मैं नहीं सुधरूंगा। आप नागपुर से हैं, और नागपुर इज वेरी फेमस फॉर द मैंगोज। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको नॉट मैंगोज, ऑरेंजेस, तो आपको सर ऑरेंजेस अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे सर आप उसे वो कैसे खाते हो, छील के खाते हो या उसको जूसर में डाल के जूस पीते हैं? मैं आपको एक नई पद्धति बताता हूँ। ये जो ऑरेंज होता है ना, उसको पील किए बिना यू जस्ट कट इट, और उसको कट करके 2 भागों में आप कर दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा नमक डालिए। मतलब उसको पील करके? हाँ, ना, जस्ट काट दीजिए। ओके। जैसा कि वैसा, उसका वो कवर सब रहने दीजिए, डोंट पील इट। उस पर थोड़ा नमक डालिए, और फिर जैसे आम खाते हैं वैसे उसको खाइए, कवर मत खाइए। उसका जो जूस है उसको आप खाइए और चूसिए। देखिए, एक अलग ही आपको फीलिंग आएगा ऑरेंज खाने का। ये सिर्फ ओजी लोगों को मालूम है, जो नागपुर से है, दे ओनली नो इट हाउ टू ईट। सो दैट्स ग्रेट। तो आज एक समथिंग नई चीज सीखने मिली है। सो आई एम श्योरली गोइंग टू ट्राई दिस। तो सर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर मैं इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आई हैव बीन एन एक्टर, और सर आप जो हैं वो पॉलिटिक्स के दुनिया के स्टार हैं। सर आप बताइए कोई ऐसी फिल्म, जैसे कि मैं किसी पॉलिटिशियन को देखता हूं, कभी उनसे इंस्पिरेशन लेता हूं, सर आपके लिए कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसा इंसान हो जिसको आपने इन्फ्लुएंस किया हो आपके लीडरशिप के लिए, जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हो? देखिए, पहली बात तो यह है कि फिल्म्स जो हमको इन्फ्लुएंस करती है वो नॉट एज ए लीडर, बट इट इन्फ्लुएंसेस हमारी जो संवेदनाएं होती है, जो एक ह्यूमन फीलिंग होता है हमारा, उसको फिल्म्स जो है वो एक प्रकार से प्रभावित करती है। तो ऐसे कई फिल्मों ने मुझे प्रभावित किया है। लेकिन जहाँ तक आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे, तो एक फिल्म है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि उस फिल्म ने मुझे प्रभावित तो किया, लेकिन उस फिल्म ने मेरे लिए इतनी समस्याएं बढ़ाई, और वो फिल्म है नायक। हाँ, उन नायक फिल्म में अनिल कपूर जी एक दिन के चीफ मिनिस्टर बनके दिन भर में इतने काम कर देते हैं, तो मैं कहीं पर भी जाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं नायक जैसा काम करो। देखो एक दिन में कितना उन्होंने कर दिया, कैसे एक दिन में उन्होंने दुनिया बदल दी। तो मुझे एक दिन अनिल कपूर जी मिल गए, मैंने उनको कहा क्यों बनाई भाई नायक, आप नायक और हम नालायक, ऐसा लोगों को लगने लग गया। एक दिन में इतनी सारी चीजें कैसे आपने कर दी उसके अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बेंचमार्क सेट करने का काम उसने किया है।
भाई देखो, मेरे को लगता है हम हर दिन जिस फिल्म की बात कर रहे हैं अपने दर्शकों से भी और आपस में भी, और म्यूजिक भी हमें सुनाई दिया और वो आपने देख ली है। यस, वो मैंने देखी। तो आ जाओ फिर मुद्दे पे, बताओ कैसी फिल्म है। मुझे फिल्म अच्छी लगी, लेकिन मुझे कांतारा 1 जो थी, मतलब ये चैप्टर 1 है, जो कांतारा थी वो मुझे ज्यादा बेहतर लगी। और वो तो माइलस्टोन पिक्चर हो गई ना उसमें। हाँ, तो जो लेकिन फिर भी ऋषभ शेट्टी की जो एक्टिंग है वो मतलब उसका कोई जवाब ही नहीं है। 1 में भी 2 में भी जो एक सीन उसमें दिखाया है जब देव आते हैं तो लिटरली उस टाइम पे गूज़बम्प्स आते हैं। तो ऐसा लगता है कि सच में ही ऐसा हो रहा है। वो जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट मैंने अभी नहीं देखा है, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट में आप सबको भी बता रही थी देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें ना वो जो एनर्जी लेवल है ना उनका, आप उसी को देखकर हो जाएंगे कि भाई इससे बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि जो देव का उन्होंने कैरेक्टर निभाया है तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है, क्योंकि जो उन्होंने कैरेक्टर निभाया है उसको लेकर दर्शकों से अपील की गई है। क्या है वो अपील, आप भी देखिए। के गेटअप में नजर आ रहा ये शख्स सबूत है इस बात का कि कांतारा फिल्म लोकप्रियता की हद को पार कर चुकी है। ये सबूत है इस बात का कि कांतारा का क्रेज किस कदर फैंस के सिर पर चढ़ चुका है। तमिलनाडु के डिंडीगुल में एक थिएटर में एक फैन ने दैवीय वेश में एंट्री की। फिल्म में दिखाई गई देव की जैसी वेशभूषा, ठीक वैसे ही हाव भाव और हर एक अंदाज फिल्म के हीरो ऋषभ शेट्टी जैसा। अंदाज इतना जबरदस्त था कि थिएटर में मौजूद दर्शकों ने उसे अपने अपने कैमरों में कैद करना शुरू कर दिया। कांतारा का क्रेज सिर्फ इसी सिनेमा हॉल तक सीमित नहीं रहा। एक दूसरे सिनेमा हॉल के बाहर एक फैन कांतारा के प्रीक्वल का एक सीन परफॉर्म करता नजर आया, जिसमें फिल्म में दिखाए गए सीन के मुताबिक उसके अंदर दैवीय आत्मा प्रवेश कर चुकी है। ये दोनों तस्वीरें कांतारा को मिल रही लोकप्रियता को उजागर करती हैं। बॉक्स ऑफिस पर कांतारा चैप्टर 1 को जबरदस्त सफलता मिल रही है। फिल्म ने 6 दिनों में ही वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसे लेकर फिल्म मेकर्स की खुशी का ठिकाना नहीं है। बावजूद इसके मेकर्स ने फैंस से देव की नकल न करने का आग्रह किया है, क्योंकि इससे एक खास समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर होमली फिल्म्स ने लिखा, हमारी फिल्म में दिखाए गए देवराधने या देव पूजा गहरी आध्यात्मिक परंपरा में निहित है और इसका उद्देश्य नकल करना नहीं है। इस तरह के काम तुलु समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचा सकते हैं। इसलिए होमली फिल्म्स जनता और दर्शकों से अपील करती है कि वे ऐसी किसी भी कृत्य से बचें जिसमें देव की नकल हो रही हो, चाहे वह सिनेमा हॉल में हो या सार्वजनिक स्थानों पर। तुलु समुदाय दक्षिण भारत का एक जाति या भाषाई और सांस्कृतिक समूह है। तुलु संस्कृति में नाग और देव पूजा का बहुत महत्व है और ये गहरी आध्यात्मिक परंपरा है। बेशक इस परंपरा से काफी लोग अवगत नहीं हैं और मनोरंजन के मकसद से इस तरह देव की नकल कर रहे होंगे। देव की नकल ने सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी है। लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इस तरह देव की नकल न करने की लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, ताकि किसी की आस्था को चोट न पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान के आसमान में जिन शूरवीरों के शौर्य से सरहदें महफूज हैं, आज उनको सम्मानित करने का दिन है। आज वायुसेना दिवस है। ऐसे में दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स में शामिल इंडियन एयरफोर्स आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इंडियन एयरबेस पर आसमान के इन प्रहरियों ने हर मोर्चे पर अपनी ताकत और काबिलियत का कैसे प्रदर्शन किया।
हिंडन एयरबेस पर वायुवीरों की कदमता। जमीन से आसमान तक वायुसेना के शौर्य की मिसाल। एयरफोर्स डे पर आकाश के लड़ाकों का पराक्रम बेमिसाल। एयरफोर्स डे के मौके पर गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस वायुसेना की अद्भुत आकाश शक्ति का प्रमाण बना। इस कार्यक्रम की शुरुआत वायुसेना के जवानों की परेड के साथ हुई। इस कार्यक्रम में सीडीएस अनिल चौहान के साथ तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही सबसे पहले सीडीएस और सेना प्रमुखों ने जवानों की सलामी ली। इसके बाद 3 Mi-17 हेलीकॉप्टरों ने आसमान में तिरंगा लहराते हुए इस कार्यक्रम में शामिल सभी सैन्य अधिकारियों का स्वागत किया। इसके बाद वायुसेना अध्यक्ष गार्ड ऑफ ऑनर में शामिल हुए। Unwavering spirit of the Indian Air Force in safeguarding our nation's skies. और फिर शुरू हुई वायु वीरों की एक अद्भुत परेड। इस परेड में वायुसेना के बैंड ने हिंद के लड़ाकों का जोश बढ़ाया। ये परेड आसमान में वायुसेना के पराक्रम और वायुवीरों के अनुशासन की मिसाल थी। हिंडन एयरपोर्ट के जिस हिस्से में ये परेड चल रही थी, वहाँ वायुसेना के तमाम ताकतवर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी वायुसेना की ताकत की तस्वीर पेश कर रहे थे। इस मौके पर वायुसेना के लिए विशिष्ट सेवा देने वाले सैन्य अधिकारियों को सम्मान भी दिया गया। वायुसेना अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना की क्षमता की सराहना भी की। ऑपरेशन सिंदूर में मात्र 4 दिनों में शत्रु पर विजय। भारतीय वायुसेना ने हर मुकाम पर सामर्थ्य और वीरता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए तिरंगे की आन और शान की हिफाजत की है। जहां हमारे पराक्रम ने सीमाओं को सुरक्षित रखा है और दुश्मन को उनकी जगह दिखाई है, वहीं हमारे हौसले और कौशल ने हर ज़रूरत पर हमारे नागरिकों का साथ देकर उनका विश्वास बढ़ाया है। हम न केवल आसमानों के रक्षक हैं, बल्कि राष्ट्र के अरमानों के संरक्षक भी हैं। इस शक्तिशाली, कुशल और प्रभावी सेना और इसके हर वायु योद्धा पर मुझे अत्यंत गर्व है। भारतीय वायुसेना की गिनती दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में होती है। आसमान के इन रक्षकों ने हर मोर्चे पर अपनी ताकत और काबिलियत का प्रमाण दिया है। इन वायुवीरों के दम पर ही देश की आसमानी सरहदें दुश्मनों की साजिशों से हर वक्त महफूज रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज नवी मुंबई को 2 बड़ी सौगात मिली है। यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई मेट्रो की लाइन 3 के आखिरी फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बिल्कुल, इसी के साथ ही नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां देश की हवाई सेवाओं को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, तो वहीं मुंबई मेट्रो लाइन 3 मुंबईकरों के सफर को और भी ज्यादा आरामदायक बनाने के रास्ते पर चल पड़ा है। शानदार डिजाइन और एक से बढ़कर एक वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, अंदर से कुछ ऐसा दिखता है नया नवेला नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया, जिसके बाद भारत के शानदार एयरपोर्ट की लिस्ट में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी जुड़ गया। ये एयरपोर्ट न केवल खुद में खास है, बल्कि सिविल इंजीनियरिंग का शानदार शाहकार है। नवी मुंबई के इस हवाई अड्डे को करीब 19,650 करोड़ रुपए की लागत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार किया गया है। एयरपोर्ट का डिजाइन राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है। यही वजह है कि टर्मिनल की छत कमल की पंखुड़ियों जैसी है, जिसे 12 सुंदर पिलर सहारा दे रहे हैं। यहाँ से हर साल करीब 2 करोड़ यात्री यात्रा कर सकेंगे, जबकि अंतिम चरण में इसकी क्षमता सालाना 9 करोड़ यात्रियों तक बढ़ाई जा सकेगी। वहीं कार्गो सुविधा के तहत पहले चरण में 5 लाख टन माल हैंडल किया जा सकेगा।
जिसके बाद 32 लाख टन वार्षिक क्षमता तक बढ़ाए जाने की उम्मीद है। इस एयरपोर्ट की खूबियों में एक खूबी ये भी है कि एयरपोर्ट को वाटर टैक्सी से सीधे कनेक्टिविटी दी गई है। इतना ही नहीं, हवाई अड्डे के पास 47 मेगावाट सोलर पावर प्लांट और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल स्टोरेज की क्षमता भी है। यह एयरपोर्ट 1160 हेक्टेयर पर बना हुआ है, जिसमें कि 2 रनवे हैं, 4 टर्मिनल हैं। टोटल इसकी क्षमता देखें तो 9 करोड़ प्रति वर्ष हैंडल करने की क्षमता है और 3.25 मिलियंस म्हणजे 10 लाख टन इतना इसको कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है। पहले चरण में जो है वो 2 करोड़ क्षमते वाला और 0.8 मिलियन मैट्रिक टन वाला इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ करने जा रहे हैं। टर्मिनल 1 कंप्लीट होने के बाद हम टर्मिनल 2 का काम यहाँ पे शुरू करेंगे। अगर इसको हम एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के मुंबई से तुलना करें तो मुंबई का कैपेसिटी करीब 50 से 55 मिलियन पैसेंजर पर एनम है, जबकि हमारा ये कंप्लीट पूरे चारों फेसेज होने के बाद करीब 90 मिलियन पैसेंजर हो जाएगी। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि नवी मुंबई का ये एयरपोर्ट सेवा और सुविधाओं के मामले में लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से कमतर नहीं होगा। बड़ी बात यह है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होते ही न सिर्फ मुंबई करों का करीब 2 दशक पुराना सपना पूरा हो जाएगा, बल्कि मुंबई की हवाई कनेक्टिविटी भी दोगुनी हो जाएगी, जिससे देश के एविएशन सेक्टर को नया बूस्ट मिलेगा। इस एयरपोर्ट के अलावा पीएम मोदी ने अपने मुंबई दौरे पर मुंबई करों को एक और सौगात दी है। ये सौगात है मुंबई की पहली फुल्ली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन, जिसकी लंबाई 33.5 किलोमीटर है, जिसमें कफ परेड से आरे कॉलोनी तक 27 स्टेशन शामिल हैं। वहीं टिकटिंग प्रणाली में वन नेशन वन कार्ड योजना का उपयोग करके यात्रियों को एक ही कार्ड से मेट्रो, बेस्ट बसों, लोकल ट्रेनों और मोनोरेल जैसे सभी विकल्पों में यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही इस रूट पर मेट्रो का किराया 10 रुपए से 70 रुपए के बीच रखा गया है। हर कोई आश्चर्य था कि भला अंडरग्राउंड किस तरीके से मेट्रो गुजरेगी, तो आपको बताया कि स्टेशन बनकर तैयार है। मात्र 10 रुपए से लेकर 70 रुपए तक की टिकट होगी और आपको बताएं कि लगभग 27 स्टेशन अत्याधुनिक तरीके से बनाए गए हैं। इस मेट्रो के इस्तेमाल से आप सिर्फ 45 मिनट में ही आरे कॉलोनी से सीधे कप परेड पहुंच जाएंगे, यानी कि उपनगर मुंबई से सीधे साउथ मुंबई की तरफ पहुंच जाएंगे। खास बात यह है कि दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर उम्र वर्ग के लोगों के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं मेट्रो स्टेशन पर की गई हैं। मुंबई मेट्रो लाइन 3 के इस अंतिम फेज का उद्घाटन होते ही जहां इस रूट से यात्रियों के 3 घंटे का सफर 1 घंटे में पूरा हो सकेगा, वहीं मुंबई में सड़कों से ट्रैफिक का दबाव भी कुछ कम होगा। नवी मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे। और देखिए एक खबर इन दिनों संत प्रेमानंद जी महाराज को लेकर खूब चल रही है। दरअसल उनकी सेहत से जुड़ी ये खबर है जो एक अफवाह निकली है। खुद प्रेमानंद महाराज जी ने ऐसी खबरों पर विराम लगा दिया है। जी हाँ, देखिए वृंदावन के प्रसिद्ध संत हैं प्रेमानंद जी महाराज। उनके प्रवचन सुनने वाले, उनको मानने वालों की संख्या कम नहीं, इसीलिए उनका अपने गुरु की सेहत को लेकर चिंता करना स्वाभाविक सी बात है। मगर अब संत प्रेमानंद जी ने खुद की सेहत को लेकर ताजा बयान दिया है। और अध्यात्म ही है जो तुम्हें इस माया के दुख सुख से ऊपर उठा सकता है। दूसरा, चाहे जितनी संपत्ति आ जाए, आप सुखी नहीं हो सकते। जैसे कल आपका चल रहा था महाराज जी 3 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है, समाचार वाले चला रहे थे, मीडिया वालों ने चला दिया कि 3 दिन से महाराज जी हॉस्पिटल। 3 दिन से हम बड़ी जोर से एकांतिक कर रहे हैं तो एकांतिक भी तो देख लेना चाहिए कि आज का एकांतिक पड़ा हुआ है। तो आप सब प्रेमानंद महाराज जी ठीक हैं, उनकी सेहत अच्छी है, वो स्वस्थ हैं। अब इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है जब प्रेमानंद महाराज ने खुद की सेहत को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब अपने सभी भक्तों को दिया। दरअसल वृंदावन के मशहूर संतों में से एक प्रेमानंद महाराज के खराब स्वास्थ्य को लेकर पिछले कुछ दिन से मीडिया पर खबरें चल रही थीं। ये कहा जा रहा था कि उन्होंने सेहत खराब होने की वजह से अपनी नियमित पदयात्रा तक रोकी हुई है।
प्रेमानंद महाराज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। देश विदेश में रह रहे उनके भक्त उनकी बताई बातों का अनुसरण करते हैं, जिंदगी को जीने का सही तरीका समझते हैं। कि हमको बड़े न्यायाधीश के पास पहुंचना है अपने प्रभु के पास जाना है, धीरे धीरे समय हमारा, तो नाम जप ना छूटे। अब आम लोग ही नहीं, कई फेमस पर्सनैलिटीज भी प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग के माध्यम से सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन का सार समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब प्रेमानंद महाराज की खराब तबीयत को लेकर अफवाहें उड़ी तो उनके भक्तों का भी परेशान होना लाजमी था, लेकिन इन्हीं अफवाहों पर एक सत्संग के दौरान प्रेमानंद जी ने विराम लगा दिया है। 3 दिन से हम बड़ी जोर से एकांतिक कर रहे हैं। मतलब ये कि अपने भक्तों की हर समस्या का बेहद सहज तरीके से जवाब देने वाले प्रेमानंद महाराज बिल्कुल स्वस्थ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिवाली रोशनी का त्योहार है, तो इस खास मौके पर घर को सजाने के लिए तरह तरह के सामान और लाइटिंग की खास डिमांड रहती है। आपकी इसी डिमांड को पूरा करता हुआ नोएडा में एक स्टूडियो है, कवि द पोएट्री आर्ट प्रोजेक्ट। बिल्कुल, आपको बता दें इस स्टूडियो की खास बात यह है कि यहाँ बनने वाला हर एक सामान रिसाइकिल बोतलों से तैयार किया जाता है, यानी कि इस बार पुरानी बोतलों से दिवाली होम डेकोर भी ट्राई किए जा सकेंगे। दिवाली की सफाई में आप जिन बोतलों को घर से निकाल देते हैं, कबाड़ी वाले को दे देते हैं, सोचिए अगर उन्हीं बोतलों से रंगीन रोशनी निकले जो आपके घर को और हसीन बना दे तो क्या हो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज आपको उन्हीं लोगों से मिलवाएंगे जो इन बोतलों को इतना खूबसूरत, इतना प्यारा बना रहे हैं, जिनके जरिए मार्केट में इस बार दिवाली और ज़्यादा जगमग होने वाली है। सजावटी कैंडल्स, रंग बिरंगे लैंप शेड्स और नाश्ते की प्लेट से लेकर ग्लास के अद्भुत नमूने, कला के ये शानदार नमूने वेस्ट से वंडर का सुंदर उदाहरण हैं। ये है नोएडा का कावी द पोएट्री आर्ट प्रोजेक्ट नाम का स्टूडियो। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ टूटी बोतलों से तैयार की गई है। यहाँ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ टूटी और बेकार बोतलों की खूबसूरती झलकती है। यहाँ कांच की बोतलों को अलग अलग आकार में काटकर लैंप और हैंगिंग लाइट्स की शक्ल दी गई है। इसके अलावा बोतलों पर शानदार चित्रकारी करके भी उन्हें आकर्षक शो पीस की शक्ल दी गई है। तो वहीं त्योहारों के सीजन में गिफ्टिंग के उद्देश्य से अलग अलग आकार प्रकार के प्लेटर्स और यूटिलिटी आइटम्स भी तैयार किए गए हैं। अभी अगर हम देखें तो कांच की खाली बोतलों से हम मल्टीपल चीज़ें बना रहे हैं, जैसे ग्लास हो गया, प्लेटर्स हो गया, टी लाइट्स हो गया, प्लांटर्स हो गए और कैंडल्स हो गई। मतलब जो भी चीज़ सोची जा सकती है ना, हमने वो कंप्लीट करी है ग्लास की बॉटल्स से। दिवाली के इस खास मौके पर इन रिसाइकल बोतलों के जरिए यहाँ अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ लैंप शेड्स तैयार किए गए हैं, जो आपके घरों को रोशन करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की अपनी कहानी भी बयां करते हैं। कि दिवाली है तो लाइट्स का फेस्टिवल है, तो ये जो हमारे लैंप हैं ये अपसाइकिल बॉटल्स को करके बनाए गए हैं और सबसे बेस्ट पार्ट इसकी पैकेजिंग है। तो अगर आप देखेंगे इसकी पैकेजिंग को हमने इस तरीके से कस्टमाइज़ किया है और इसमें पूरी कहानी पीछे लिखी है कि ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है, ये पूरा जिसे बोलते हैं ना, पूरा एक जर्नी दिया गया कि कैसे कबाड़ी वाले से लेके जो इनको साफ़ कर रही हैं औरतें और कितना CO2 आपने सेव किया है। तो इसकी पूरी जर्नी इस पूरे पैकेट में है। तो जिसे बोलते हैं ना कि ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है, ये एक पूरा एक तरीके का एक बदलाव का एक कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, जिसमें कि ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 3 दोस्तों ने मिलकर साल 2013 में द पोएट्री आर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की और आज ये प्रोजेक्ट देश भर में अपनी पहचान बना चुका है, जिसका अगला पड़ाव है ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाना। अभी तक प्राइमरीली हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में ही फोकस था, लेकिन आने वाले समय में हम लोग अलग अलग कंट्रीज़, बाहर के कंट्रीज़ में फोकस कर रहे हैं। हम लोग ने ऑलरेडी UK मार्केट को काफ़ी हद तक एक्सप्लोर कर लिया है। दुबई में हम लोग शुरू कर चुके हैं, कनाडा में हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे माधुरी ने बताया ऑस्ट्रेलिया में भी हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो आने वाले टाइम में मेन फोकस रहेगा इंटरनेशनल मार्केट रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग इसको एक अलग स्टेज तक, अलग लेवल तक ले जा सकते हैं। यहाँ एक छत के नीचे आपको रिसाइकल ग्लास से बनी ट्री लैंप, हैंगिंग लाइट्स, प्लेटर्स और बहुत कुछ मिल जाता है।
यहाँ हर और वेस्ट वेंडर का ऐसा नमूना मौजूद है जो न सिर्फ आपके घर की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि पर्यावरण की खूबसूरती बनाए रखने में भी मदद करता है। तो ये सब कुछ आप देख रहे हैं जो कि रिसाइकल्ड ग्लास बॉटल से बनाया गया है। जाहिर तौर पर एनवायरनमेंट को तो फ़ायदा पहुंचा ही रहा है, लेकिन अगर आप इसे इस दिवाली अपने घर लेकर आ रहे हैं तो आप भी एनवायरनमेंट को बचाने की इस मुहिम का एक छोटा सा हिस्सा तो बन ही सकते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा। वहीं तमिलनाडु के त्रिची में इस साल मिलेट्स दिवाली मनाने की तैयारी है। यहाँ की कुछ दुकानों में त्योहारों के लिए खास तौर पर मिलेट्स की नमकीन और मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। मतलब जो हेल्थ फ्रीक्स हैं, जिनको ज्यादा शुगरी स्टफ नहीं खाना, उनके लिए तो अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल, मतलब आप लोग भी ट्राई तो कर सकते हैं। लेकिन टिक्की देख के कभी-कभी मन फिसल जाता है। हाँ। टिक्की, रसगुल्ले, बहुत सारी चीजें देख के। मिलेट्स में देखिए सेहत का खजाना छिपा होता है और पिछले कुछ सालों में मिलेट्स की उपयोगिता को समझते हुए लोग इसे यूज भी करने लगे हैं। यही वजह है कि इन सेहतमंद मिठाइयों की डिमांड तेजी के साथ बढ़ चली है। इन मिठाइयों और नमकीनों में स्वाद के साथ साथ सेहत की सौगात छिपी है। त्योहारों के सीजन में इस साल त्रिची में मिलेट दिवाली मनाने की तैयारी है। शहर की बेकरी और मिठाई की दुकानों में इन दिनों मिलेट से बनी मिठाइयाँ और नमकीन तैयार किए जा रहे हैं। इन सेहतमंद मिठाइयों और नमकीन की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। Millet snacks like kodu millet, pearl millet, like that. And also our we also make instant mix like pickle, everything we made. मिलेट्स में सेहत का खजाना छिपा होता है और पिछले कुछ बरसों में मिलेट्स को लेकर लोगों में जागरूकता तेजी से बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मिलेट्स को बढ़ावा देने पर जोर दिया है और पूरी दुनिया में मिलेट्स को नई पहचान भी मिली है। यूनाइटेड नेशंस साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर चुका है। मिलेट्स की पैदावार के लिए कम पानी और खाद की जरूरत होती है और सूखा पड़ने या कीटों से भी मिलेट की फसल जल्दी खराब नहीं होती। ये खूबियां ही मिलेट्स को खास बनाती हैं और अब इन अनाजों का इस्तेमाल मिठाइयां और नमकीन बनाने में भी हो रहा है। अब इन अनाजों की खूबियां दिवाली की खुशियों को और रोशन करने का काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत की कालीन नगरी कहे जाने वाले भदोही की, जिसने एक बार फिर से दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। यहाँ के हुनरमंद कारीगरों ने वो करके दिखा दिया है जो कि इतिहास बन गया है। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार कजाकिस्तान की आस्ताना मस्जिद में बिछा कालीन भदोही में तैयार किया गया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी हैंड टफेड कालीन है। भदोही में बनी इस कालीन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार कजाकिस्तान की अस्ताना ग्रैंड मस्जिद, जो मध्य एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की कालीन नगरी यानी भदोही, वो शहर जो अपने कालीनों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। वो शहर जहां बने कालीन अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक जाते हैं। उस शहर ने एक बार फिर भारत का नाम दुनिया के मंच पर ऊंचा कर दिया है। भदोही की पटौदिया कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने वो कर दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। पटौदिया कॉन्ट्रैक्ट ने दुनिया का सबसे बड़ा हैंड टफ्टेड कालीन तैयार कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। जो कारपेट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कारपेट विश्व का सबसे बड़ा कालीन है, हैंड टफ्टेड कालीन है, और आज इसके लिए हमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की में मान्यता प्राप्त हुई है। और इस कालीन के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये विश्व के सबसे बड़े कालीनों में सबसे बड़ा कालीन है, जिसका कि क्षेत्रफल लगभग 12,400 मीटर के आसपास में है। और इसको
ये कहा जाए कि इसके बारे में कल्पना करना भी बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा कालीन एक स्थान के ऊपर में कैसे डिज़ाइन किया गया, कैसे बनाया गया, कैसे बिछाया गया, कैसे कंप्लीट किया गया। ये अपने आप में एक बहुत ही असंभव सा कार्य किया गया है, जिसका कि आज हमें विश्व की सबसे प्रतिष्ठित संस्था के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए गौरव की बात है। इस विशाल कालीन को बनाने में 1000 से ज्यादा कुशल कारीगरों ने अपनी कला और मेहनत झोंक दी। कोविड महामारी के मुश्किल वक्त में भी कारीगरों ने हिम्मत नहीं हारी। सिर्फ 6 महीनों में कालीन तैयार की और 50 दिनों में मस्जिद में बिछाने का काम पूरा कर दिया। इस कालीन को बनाने में लगभग 6 माह का समय लगा। लगभग 1000 से ज़्यादा अति कुशल कारीगरों ने इस काम को अंजाम दिया है और बनाने के अंदर में हर स्टेज के ऊपर में बहुत ज़्यादा सावधानी रखी गई है, क्योंकि ये काम टेक्नोलॉजी से नहीं हुआ है। ये काम पूर्णतया क्राफ्ट ड्रिवन है। इसमें क्राफ्ट्समैन किए हैं। आप वीडियो अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से रंगाई हो रही है, किस प्रकार से कटाई हो रही है, किस प्रकार से फिनिशिंग हो रही है, किस प्रकार से वीविंग हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण है भारत के कालीन बनाने का और कालीन बनाने की कला का। तमाम जांच और प्रक्रिया को पूरा करने के बाद 7 अक्टूबर को एक ऑनलाइन समारोह में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस कालीन को दुनिया की सबसे बड़ी हैंड टफ्टेड कालीन घोषित किया। Now, I'd like to say the largest hand-tufted rug carpet. मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी हैंड टफ्टेड कालीन जो 12,464 वर्ग मीटर में बनाई गई है, जिसका निर्माण पटोदिया कॉन्ट्रैक्ट इंडिया ने किया है। बधाई हो, आप वाकई में कमाल के हैं। Congratulations, you are officially amazing. भदोही के कारीगरों के लिए ये गर्व का पल है, क्योंकि इस उपलब्धि ने न सिर्फ शहर बल्कि पूरे देश की शिल्प परंपरा को नई पहचान दी है। ये भदोही की असली पहचान है। दुनिया की सबसे बड़ी कालीन बनाकर इस शहर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत की कला और कारीगरी बेजोड़ है। महेश जायसवाल, भदोही, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको 80 साल की उम्र में उस शख्स से मिलवाते हैं जो कि रोजाना रंगोली से पूरे शहर को सजा रहे हैं। यकीनन उनकी काबिलियत सराहनीय है। तो जिनकी कला में ही पूरी जिंदगी बसती है, आज मुंबई, उन शरद काका की हम बात कर रहे हैं। कराड़ के रहने वाले शरद काटवटे का दिन मंदिर की दहलीज पर रंगोली सजाने से शुरू होता है और फिर कई घरों के बाहर उनकी खूबसूरत रंगोली का रंग बिखर कर आसपास के माहौल को महकाता है। महाराष्ट्र के कराड़ के 80 साल के शरद काटवटे का दिन कुछ इसी तरह शुरू होता है। वो घर से निकलते हैं और जैन मंदिर पहुंचकर मंदिर के द्वार को रंगोली से सजाते हैं। रंगोली का ये सिलसिला केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहता, कई घरों के बाहर भी उनकी रंगोली का रंग जमता है। 80 की उम्र में ये कला शरद काका को हिम्मत देती है। रंगोली बनाना उन्होंने खुद सीखा है और अब ये कला उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। शरद काका इसी तरह रंगोली के डिब्बे के साथ निकल पड़ते हैं और लोगों के घरों के बाहर कभी फूल तो कभी पक्षियों की रंगोली बनाकर चकित कर देते हैं। हमारे शरद अंकल हमारे घर के यहाँ रोज रंगोली निकाल के जाते हैं। हमें पूरे साल में बस त्योहार के दिन टाइम रहता है, उसी दिन हमारे घर के बाहर रंगोली होती है, बट इनके वजह से हमारे घर के बाहर रोज रंगोली होती है। तो इनकी कला की क्या ही तारीफ करूं। हर रोज हमारे घर के यहाँ अलग अलग प्रकार की रंगोलियां ये निकाल के जाते हैं। करीब 20 से 25 घरों के बाहर शरद काका ऐसी रंगोली रोज बनाते हैं। उनकी उंगलियों को अब रंगोली बनाने की आदत हो गई है। शरद काका उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उनका शरीर उनका ज्यादा साथ नहीं देता। ऐसे में अब उन्होंने इन रंगों में अपनी जिंदगी खोज दी है।
मैं रोज सुबह ठीक 6 बजे घर से निकलता हूँ। सबसे पहले काम होता है जैन मंदिर के दरवाजे पर पहली रंगोली बनाना। वहीं से मेरे दिन की यात्रा शुरू होती है। चाहे घर हो या दुकान, मैं हर किसी के दरवाजे के सामने रंगोली बनाता हूँ। कभी किसी के घर के बाहर फूल, किसी की दुकान के सामने पक्षी, तो कभी मंदिर के बाहर पेड़ की कुंडी, हाथी, घोड़ा, कमल का फूल या मोर। शरद काका ने सबसे पहले बाबूराव के घर में रंगोली बनाई, जिसके बाद से उन्हें लोग अपने घरों के बाहर रंगोली बनाने के लिए बुलाने लगे। रंगोली के रंग अब शरद काका का शौक भर नहीं है, बल्कि उनकी कमाई का जरिया भी बन चुके हैं। पूरा कराड़ शरद काका की कला का मुरीद है। शुरू से ही शरद काटवटे स्लेट पेंसिल से चित्र बनाया करते थे, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद जब उनके हाथ कांपने लगे तो उन्होंने ठान लिया कि रंगों का साथ छोड़ना नहीं, और उसके बाद उन्होंने रंगोली से अपना नाता जोड़ लिया। फिलहाल रंगोली के ये रंग शरद काका का शौक भी है और कमाई का जरिया भी। हालांकि शरद काका रंगोली के लिए किसी से कुछ नहीं मांगते, लेकिन लोग अपनी खुशी से कभी पैसे तो कभी फल तो कभी एक कप चाय पिला देते हैं। कुछ भी त्योहार रहेगा, दिवाली रहने दे, पाड़वा रहने दे, कोई भी शनिवार रहेगा, तो इनके घर के बाहर भी ये रंगोली निकालते हैं। ऐसे तो रोज निकालते ही है और त्योहार के दिन भी निकालते हैं। ये आज तक का इनका रिकॉर्ड हुआ है और बहुत ये उम्र में जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 80 साल के शरद काटवटे अपनी 2 बेटियों की शादी कर चुके हैं। उनकी पत्नी मटकी बेचती है, लेकिन जिंदगी को उम्मीदों और हौसलों से सजाने का हुनर उन्होंने इस उम्र में भी बचा कर रखा है। सकलेन मुलाड़ी, कराड़, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इंसान और प्रकृति के बीच में तालमेल और संरक्षण के संदेश समय समय पर नजर आते हैं। तो आज आपको ऐसी ही प्यारी सी और कुछ खास संदेश देने वाली तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं। देखिए, एक तरफ 4 महीने बाद खुलने वाली गुजरात की खिजड़िया बर्ड सेंचुरी में विचरते पंछी हैं तो नेचर की अनछुई खूबसूरती को बयां कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एक फॉरेस्ट एरिया में हथनी का अनोखा बर्थडे मनाकर वन्य जीव संरक्षण का मैसेज दिया जा रहा है। प्रकृति का बेहद शांत वातावरण और नदी में रंग बिरंगे पंछियों की चहचहाहट से गूंजा खिजड़िया अभयारण्य। तो दूसरी तरफ दलमा में रजनी नाम की इस हथनी का जन्मदिन भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गुजरात के जामनगर में खिजड़िया बर्ड सेंचुरी का दोबारा खुलना और झारखंड के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हथनी रजनी का जन्मदिन, इन दोनों ही तस्वीरों के लोगों के लिए बेहद गहरे मायने हैं। दरअसल ये दोनों ही तस्वीरें प्रकृति की खूबसूरती और वन्य जीवों के प्रति सम्मान को दर्शा रही हैं। जामनगर के मशहूर खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को 4 महीने बाद एक बार फिर से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। हर साल यहाँ के सर्द मौसम में दुनिया भर से 100 से ज्यादा स्थानीय और प्रवासी पक्षी प्रजातियां आकर्षण रहते हैं, जिनमें राजहंस, सारस, बतख और बगुलों जैसी प्रजातियां खास तौर पर शामिल हैं। इस अभयारण्य की खास बात ये है कि ये भारत का इकलौता ऐसा स्थान है जहाँ खारे और मीठे पानी के पक्षी एक ही जगह पर आते हैं। यहाँ की झीलें, हरे भरे पेड़ और शांत वातावरण पक्षियों के लिए एक सुरक्षित और उपयुक्त आवास मुहैया कराते हैं। वहीं जमशेदपुर में दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के माकुला कोचा चेक नाका पर हथनी रजनी का ये अनोखा जन्मदिन समारोह बहुत चर्चा में रहा। अपनी प्यारी हथनी रजनी के लिए 17 पाउंड का केक काटा गया। 13 साल पहले रजनी हमें चांडिल वन प्रक्षेत्र में मिली थी। वो घायल अवस्था में थी, जिसे रेस्क्यू करके हम लोगों ने इलाज करवाया और इलाज करने के बाद जब वो स्वस्थ हो गई, तब से वो दलमा वन्य प्राणी आश्रय की एक सदस्य बन गई। और रजनी को काफ़ी लोग प्यार करते हैं और उस प्यार का उद्देश्य ये है कि वन्य प्राणी संरक्षण के लिए जो जागरूकता है वो आम लोगों में भी जा रही है। तो ये हमारा एम्बेसडर है, रजनी हमारी दलमा का एम्बेसडर है और लोगों को कनेक्ट करने का एक माध्यम है। जाहिर है रजनी की सालगिरह लोगों के बीच वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता और संरक्षण की भावना जगाने का ही प्रयास कही जा रही है।
और ये दोनों ही तस्वीरें प्रकृति और जानवरों के साथ इंसान के तालमेल का संदेश दे रही हैं। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य की सुंदरता और रजनी हथनी के जन्मदिन की खुशियाँ इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि इंसान चाहे तो धरती को सभी जीवों के लिए रहने लायक बना सकता है। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा और जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको एक खास संदेश दे रही कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिनको चेहरे पर एक विशेष आर्ट के जरिए उकेरा गया है। इस कला का नाम है फेस पेंटिंग। वैसे तो ये कला कोई नई नहीं है, विदेशों में इस तरह की आर्ट खूब परफॉर्म की जाती है, लेकिन अपने देश में भी फेस पेंटिंग अब खूब ट्रेंड में है। भोपाल से फेस पेंटिंग इवेंट की खास तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और यहाँ वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में फेस पेंटिंग के जरिए वन्यजीव संरक्षण का संदेश दिया गया। बड़े और बच्चे सभी ने अपने चेहरे पर बाघ, खरगोश, सांप, मोर, बिल्ली, तेंदुआ और खास तौर से साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले मकाओ यानी एक खास तरह के रंग बिरंगे तोते जैसे कई जंगली जानवरों की कलरफुल पेंटिंग्स बेहद उत्साह के साथ बनवाई। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चाय पे चर्चा। देखिए, मशहूर प्लेबैक सिंगर जुबिन गर्ग ने भले ही दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन वो आज भी अपने फैंस के दिल में अपनी सिंगिंग स्टाइल से राज कर रहे हैं। जुबिन की गायकी का क्रेज देश में कितना है, इसकी तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, आपने देखी होंगी। लेकिन अब जो प्यार, जो सम्मान जुबिन के लिए आया है वो पाकिस्तान से आया है। बिल्कुल, पाकिस्तान में एक सिंगिंग इवेंट के दौरान यहाँ के म्यूजिकल बैंड ने जुबिन गर्ग को उनके एक बॉलीवुड गाने के जरिए ट्रिब्यूट दिया। तो पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में सुहावना मौसम, ये पिंक सर्दी हम आपको दिखाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।